अंबाला में शराब के नशे में पुलिसकर्मी द्वारा एक 25 वर्षीय निकिता के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। उस समय जिस समय निकिता के साथ हादसा हुआ, उनके भाई हर्ष साथ में थे। आज हर्ष हमारे साथ हैं। हर्ष से इस पूरे वाक़ये के बारे में पूछते हैं कि किस प्रकार से निकिता के साथ ये हादसा हुआ और उनके साथ कितने कहाँ किस स्तर पर प्रशासन ने ज्यादतियाँ करी। हर्ष बताइए, एक तो कब की घटना है और कैसे ये हादसा हुआ? ये घटना 11 तारीख की है, जब हम लोग दिल्ली से आ रहे थे, मैं और मेरी बहन, क्योंकि वो मेरा इलाज चल रहा था, तो वो मेरे को लेके आ रही थी ताकि मेरे को डॉक्टर को दिखा सके। तो मैं घर वाले कह रहे थे कि तो अकेले मत आ, तो मेरी बहन मेरे को छोड़ने आ रही थी स्पेशली। लेकिन स्टिल उसके बाद भी हम लोग आज अराउंड 9 बजे के करीब गए थे, बस से उतरे हैं। उसके बाद हमने ई रिक्शा लिया साथ के साथ ही, क्योंकि हमारे पास बैग्स थे और हम 4 सवारी ई रिक्शा में थे। मैं, मेरी बहन साथ में गए थे, एक हस्बैंड वाइफ के थे। तो हम लोग आ रहे थे, हम जैसे काली पलटन का पुल पार किया और थोड़ा सा आगे गए, एक वरना गाड़ी सफ़ेद रंग की बड़ी स्पीड में आई और उसने आगे पीछे से हिट किया, जबकि हमारी जो ई रिक्शा थी वो लेफ़्ट हैंड साइड पे चल रही है, मतलब कॉर्नर पे चल रही है, क्योंकि हमें पता है हाईवे है। वो हमारे ड्राइवर को बहुत अच्छे से पता, वो बहुत स्लो स्पीड में चला रहा है उसको। उसके बाद क्या था, आगे एकदम हिट की और इतनी तेज़ जर्क लगा कि हम तीनों के हाथ में कुछ ना कुछ आ गया। मेरी बहन के हाथ में कुछ नहीं आया और वो रिक्शा से नीचे गिर गई। और वो जैसे ही नीचे गिरी, सामने वाले ने टक्कर मारने के बाद यही नहीं सोचा कि रोक लूँ, उसने भगाने की कोशिश की और मेरी बहन को गाड़ी के साथ ही रगड़ना शुरू किया उसने। उसका दोनों टायर उसके ऊपर से निकाल लिए और जाकर उसके बाद थोड़ी देर बाद रगड़ता ले गया और आगे जाके जैसे दूसरा टायर निकला तो उसे गाड़ी संभली नहीं और उसने गाड़ी रेलिंग पे मार दी हाईवे में। तब जाके उसकी गाड़ी रुकी है, नहीं तो वो भाग जाता। और जब वो बाहर निकला, उसके बाद पैदल भागना शुरू किया, तो हमने जाके पकड़ा। तो उसके बाद पता लगा कि वो इंसान पुलिस वाला है, जिसने बेहद बुरी हालत में दारू पी रखी थी, जिस करके वो भाग नहीं पाया, क्योंकि उससे चला ही नहीं जा रहा था। वो इंसान गाड़ी लेके जा रहा है जिस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है पिछले 3 साल से। 2024 में उसका इंश्योरेंस हो चुका है। उसके अलावा उसके अंदर पॉल्यूशन नहीं है, जो हमने ऑनलाइन चेक कराया, जिसके हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं। इसके बाद हर्ष, जब आप अपनी बहन को लेकर अस्पताल में पहुंचते हैं तो किस प्रकार की उसकी स्थिति थी और वहां पे जो डॉक्टर थे उन्होंने क्या इलाज किया या सर नहीं? देखिए, मैंने मेरी बहन को प्राइवेट ऑटो में हॉस्पिटल भेजा, क्योंकि ई रिक्शा में इतनी जगह नहीं है कि मैं उसे लिटा कर हॉस्पिटल भेज सकूँ। तो मैंने उसे गए थे ई रिक्शा में की जगह ऑटो लिया, वहाँ से रोड से ऑटो रोका, उसमें लिटाया, उसे हॉस्पिटल भेजा। मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन उस टाइम कॉल नहीं लगा। तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पुलिस या किसी एम्बुलेंस का वेट करूँ वहाँ पे। तो इसीलिए अभी मेरे पास होगा कि मैंने 102 और 112 मिलाया था, लेकिन स्टिल गए थे। मैं उस टाइम पे इतना वेट नहीं कर सकता था, क्योंकि वो कॉल लगने में टाइम लगता है जी। तो अब मेरी आंखों के सामने उसके ऊपर पूरी गाड़ी निकल चुकी है, तो ऑब्वियसली गए थे, मैं उस चीज़ को पहले प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है उसकी हालत सीरियस है। जिसके पेट या छाती के ऊपर से पूरी गाड़ी निकल चुकी हो, उस इंसान को पहले मेडिकल चाहिए। तो सबसे पास का हॉस्पिटल था सिटी वाला, क्योंकि कैंट वाला जो सिविल हॉस्पिटल है वो हमें जंडली की तरफ से यू टर्न लेना पड़ता और यू टर्न लेके फिर उल्टा कैंट की तरफ जाना पड़ता जी। सबसे पास का इसलिए हॉस्पिटल था जो वो था सिविल हॉस्पिटल जगाधरी गेट, क्योंकि जंडली से तो मैं मुड़ के सीधा सिविल हॉस्पिटल जाऊँगा सामने, जो मेरे को बहुत पास पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू कैंट वाला जी। तो उसके बाद उसे वहाँ लेके गए। पीछे मैंने उस पुलिस वाले को भी बिठा लिया, क्योंकि मुझे पता था वो पुलिस वाला है, पुलिस को सपोर्ट करेगी। अगर ये अभी निकल गया तो हाथ नहीं आएगा। तो मैंने उसको साथ ही पकड़ा, पीछे ई रिक्शा में अपने साथ बिठाया और मैं उसी ऑटो के पीछे साथ चलाऊँ। हम जैसे हॉस्पिटल पहुँचे हैं, तब तक मैंने अपने घर पे फ़ोन कर दिया था, तो घर वाले भी पहुँच गए थे, पापा पहुँच चुके थे वहाँ हॉस्पिटल। और वो जैसे ही गया था हॉस्पिटल के अंदर लेके गया था मेरी बहन को। डॉक्टर ने पहले तो गए थे सीधा, जबकि डायरेक्टली जांच होनी चाहिए पेशेंट की, पेशेंट ज़रूरी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली बाद में होगी, हम भी करवाना चाहेंगे। जिसकी ज़िंदगी गई है उसके लिए तो हम भी करवाना चाहेंगे। आप बिल्कुल पेशेंट को मतलब रिलीज़ करिए जब तक आपको पुलिस नहीं बुला लेते, ये रूल होना चाहिए। लेकिन पहले आपको पेशेंट को देखना है। नहीं, डॉक्टर्स ने पहले पुलिस, जब तक आप पहुंचे तो वो पुलिस की कार्रवाई का वेट करते रहे और हाँ, डॉक्टरों पुलिस वगैरह की वो कर रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने डॉक्टर्स ने देखा, उसके बाद फिर उन्होंने चेक वगैरह किया और उससे गए थे मृत घोषित कर दिया, जबकि उसकी सांसें चलते हुए हम अंदर लेके गए हैं। तब तक उसके मुंह, नाक, कान कहीं से भी खून नहीं आ रहा था। इंटरनली ब्लीडिंग चल रही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि गाड़ी चढ़ी है उसके ऊपर, लेकिन नहीं आ रहा था। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसके मुंह, नाक, कान सबसे खून आने लग गया। वो कंटिन्यूस आई जा रहा है। कोई एक नर्स नहीं थी जो आई हो उसका ब्लड वगैरह साफ़ करने। हम लोग खुद से
ज़बरदस्ती गए थे, लड़के गए थे, उससे कॉटन मांग रहा हूँ, पट्टी मांग रहा हूँ ताकि मैं उसको मुंह साफ़ कर सकूँ, क्योंकि मुझसे नहीं देखा जाता। मेरी बहन मेरे मुंह के उसके मुंह से सारा टाइम खून आ रहा है और उसका मुंह पूरा खून में रंगा हुआ है। आप अपने स्तर से ही उनका खून जो है हाँ। साफ कर रहे थे। कोई फर्स्ट एड नहीं मिला हमें। हाँ, तो और मैं क्या करूँ अब इस टाइम पे? अब उसके हाथ वगैरह पे घसीटे थी, उसके ऊपर भी फर्स्ट एड होना चाहिए था, जबकि नहीं किया गया। क्यों? हालात की हालात को गंभीरता नहीं को लिया। देखते हुए आपने डॉक्टरों से कहा था कि अगर हाँ, आप मैंने उन्हें बोले कहा तो- था, मैंने उन्हें उसके बाद जब डॉक्टर ने ये बात बोली, मैं उस टाइम तक दोबारा बाहर गया था, कहते क्योंकि डॉक्टर ने उसको ईसीजी वगैरह कर दिया, तो उन्होंने एक 4-5 डॉक्टर आए, उसके बाद उन्होंने वो उसको एक एरिया में ले लिया, तो वहाँ हमें जाना बंद कर दिया कि ईसीजी चल रहा है, हो लेने दो, क्योंकि एज अ गर्ल थी वो और हम बॉयज़ थे, तो ऑब्वियसली हम लोग नहीं जा सकते थे। ठीक है, एग्री किया। तो मैं तब तक गया था बाहर गया, क्योंकि मैंने उस पुलिस वाले को बाहर ही पकड़ा हुआ था, कि मेरे साथ जो मेरे ई रिक्शा वाले थे उन्होंने पकड़ के रखा था तब तक उन्हें बाहर। तो फिर मैं उसको अंदर लेके आया, तब तक मेरे पास मेरे चाचू भागते हुए आए, कह रहे हर्ष मम्मी को बुला रहे। तो मेरे को समझ आ गया कि दिक्कत हो गई है, तो मैं अंदर भागता हो गया और मैंने देखा गया था कि मेरी बहन नहीं रही है। वो जो पुलिसकर्मी आपने पकड़ा, उसकी उस समय क्या हालत थी और उसको कैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा था? बिल्कुल नशे में था, बहुत ज़्यादा नशे में। क्या उसे बोला नहीं जा रहा, वो कह रहा है मैं घर से परेशान था इसलिए दारू पी, ये क्या। तो आप दारू पी कर कहते हैं, जिस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, जबकि कंपलसरी है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हर गाड़ी का होना चाहिए। आपका ना हो, पर्सनल ना हो, गाड़ी का ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। उसका कोई भी इंश्योरेंस नहीं है। क्यों? अब क्योंकि आप पुलिस हो, आपका पॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप पुलिस हो, आपकी जान पहचान है, तो हम लोग भी नहीं करवाते इंश्योरेंस। हम क्यों भर रहे हैं हज़ारों रुपये, लाखों रुपये गाड़ियों के इंश्योरेंस में? अस्पताल में जो पुलिस के अधिकारी हैं वो उसे किस प्रकार का ट्रीटमेंट देख रहे थे और आपको कैसा महसूस हो रहा था? उसको ट्रीटमेंट ये दे रहे थे, वो उसको अंदर बिठाया हुआ है, 10 लोग उसकी सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, 3 से 5 पुलिस वाले अंदर रूम के अंदर बैठे हैं उसको सिक्योरिटी देते हुए। डॉक्टर के रूम में बैठा है वो, बाहर उसके 3-4 पुलिस वाले खड़े हैं, गेट 5-6 पुलिस वालों ने बंद कर दिया। इतने पुलिस वाले की जरूरत क्या थी वहाँ? गेट बंद कर दिया, हम फैमिली वालों को अंदर नहीं आने दे रहे। उसके कह रहे हैं तुम आक्रोश दिखा रहे हो। अरे हम फैमिली वालों को अंदर नहीं जाने दोगे, हमारी बेटी मरी है, हम वहाँ पे अंदर नहीं जा पा रहे, अब बेटी को देख नहीं पा रहे लास्ट टाइम, तो हम क्या करें? उसके बाद उसका मेडिकल नहीं हुआ, जबकि 9:30 की बात है ये, हॉस्पिटल हम 9:30 तक पहुँच गए थे। उसके बाद उसका मेडिकल रात को 12:30 बजे क्यों हुआ है? उसके बाद भी सैंपल नहीं भेजे गए हैं। सैंपल कह रहे हैं पोस्टमार्टम के बाद भेजे जाएंगे। ये कौन सा लॉ है? कहते हैं कि सैंपल जो है अगले दिन 12-15 घंटे के बाद भेजा जाएगा, ब्लड कोगुलेट होगा। आप कैसे सैंपल से सही रिपोर्ट निकाल लोगे? आप हॉस्पिटल के अंदर बैठे हो, सैंपल वहीं करो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हम कौन सा प्राइवेट में बैठे कि प्राइवेट का मानन जाएगा। कितने बजे सैंपल लिए गए फिर? 12:30 बजे सैंपल लिए गए, अगले दिन? उसी दिन रात को 9:30 बजे से हुआ है। अब 4 घंटे में डॉक्टर के रूम में बिठा रखा है आपने उसे। मेरे पास वीडियो है जिसके अंदर उसे कुर्सी पे बिठा रखा है, उसे कोई वो नहीं हो रखा कि वो सामने से ऊपर से वो इंसान ये कह रहा है कि अब मैं देखता हूँ क्या कर लोगे तुम मेरा। अच्छा, हाँ, नशे में वो ये बात बोल रहा है। पुलिसकर्मियों के सामने वो बोल रहा हाँ। क्राइम करके एक लड़की को मार के वो ये कह रहा है कि मैं देखता हूँ तुम क्या कर लोगे, और पुलिस वाले सब उसका साथ दे रहे हैं, डॉक्टर उसका साथ दे रहे हैं। क्या ये प्रशासन, ये हमारा प्रशासन है वहाँ का? क्या जनता की कोई हिफाजत, जनता की कोई वो नहीं है कि जनता जो है इस मुल्क में सेफ है? ये पुलिस वाले जो जनता की हिफाजत करते हैं, ये खुद ऐसा काम करेंगे तो जनता की हिफाजत कौन करेगा? और फिर सबसे बड़ी बात कि पुलिस वाले ही पुलिस वाले का साथ दे रहे हैं। उनको ये नहीं लग रहा, ये समझ नहीं आ रही कि एक बच्चा मर गया है। अरे कोई बुजुर्ग मरा होता वैसे तो वो भी नहीं मरना चाहिए इस लापरवाही में, लेकिन स्टिल आप देख रहे हो, कहते जवान लड़की मरी है, 25 साल की लड़की है, उसकी उम्र भी क्या है? अभी तो उसने अपना कैरियर शुरू कर रखा था, अभी वो इतनी अच्छी कंपनी में पिछले 1-1.5 साल से काम कर रही है, कहते अभी अब MNC में आई है, आगे वो ग्रोथ करने वाली थी, अब वो क्या कौन सी ग्रोथ करें? निकिता से आप मिलते थे तो निकिता के क्या कुछ सपने थे और पढ़ाई में निकिता कैसी थी? पढ़ाई में वो बहुत अच्छी है, 10th में उसके 9.2 CGPA थे, कहते हैं उसने 12th में मेडिकल ली थी, उस टाइम भी उसके 80% के करीब आए थे। अब आप क्या चाहते हैं, कहते हैं वो बच्चा क्या करे उससे ऊपर? उसने अपनी 12वीं के बाद 1 साल फ्रैंकफिन का कोर्स करके डायरेक्टली जॉब किया है, क्योंकि घर के हालात ठीक नहीं थे। मेरी पढ़ाई भी इसीलिए वो कॉलेज में हो पाई है क्योंकि मेरी बहन और मेरे पापा दोनों काम कर रहे हैं, नहीं तो मेरी पढ़ाई भी नहीं हो सकती थी। मेरी कहते जो वो थी, आप फीस कहेंगे, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन स्टिल मेरी एक सेमेस्टर की भी 60 से 70 हज़ार रुपये थी, जो 4 से 5 महीने का एक सेमेस्टर। पापा और बहन आपकी दोनों मिल के करते थे, जिसके लिए अभी भी उनके ऊपर ठीक है कर्जा है, लेकिन ठीक है वो हम लोग आप कर रहे हैं। हर्ष, ये घटना हुई उसके बाद आपको शव लेने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी? हाँ बिल्कुल करनी पड़ी, क्योंकि उस टाइम तो उन्होंने रात को गए थे 2 बजे तक, हम लोग
1 बज के कुछ मिनट में मेरा बयान वगैरह हुआ है, क्योंकि 5 से 6 पुलिस वाले अलग अलग आके बयान ले रहे हैं। ये कौन सा प्रोसीजर होता है? एक आईओ बनेगा वो बयान लेता है ना। ये 5 पुलिस वाले आ रहे हैं, अलग अलग करके बयान ले रहे हैं। जब वो देख रहे हैं कि मैं रो रहा हूँ, अपनी बहन को गए तो उठाने की कोशिश कर रहे हैं हम सब लोग, वो सब लोग बुला बुला के बयान दे दो, बयान दे दो। क्या मतलब बयान दे दो? ऑपरेट करने की बजाय उल्टा हमें वो टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं कि ये जल्दबाजी में ऐसे बयान दे दें ताकि हम उसको बचा पाए। और कार्रवाई बचाया भी है उन्होंने। पूरी हमने अपना वकील बुलाया, पूरी बकायदा देखा, सब कुछ किया। बयान में हमने एग्जैक्ट लिखवाया कि वो हिट एंड रन का केस है, कहते जानबूझकर उसने गाड़ी चढ़ाई और की उसके भागने के बाद भी चक्कर में। उन्होंने उसके बाद आपने दफा भी गलत दफा लगाई, भी गलत लगा दिया उसके बाद हमने। और आप गए थे 10, आप वहाँ पे 15 से 20 पुलिस वाले गए थे सिर्फ उस एरिया में जहाँ पे मेरी बहन डेड पड़ी है। वो 5 पुलिस वाले अंदर है, 4-5 बाहर है, 4-5 गेट रोक के खड़े हैं। उसके बाद आपने गए थे वहाँ पर, ना आ गया ई रिक्शा वाले से पूछताछ की। ई रिक्शा वाला रात 1:30 से 2 बजे तक वहाँ पे था। इन्वेस्टिगेशन की जब तक सारी तब तक हमने ना उनसे बात की, हमसे बात नहीं की। आपसे वो अपने वाले को, मीडिया को नहीं मिलने दे रहे। आप गए थे, उसकी शक्ल नहीं दिखा रहे हैं। मेरे पास वीडियो है जिसके अंदर वहाँ का स्टेशन इंचार्ज रविंदर सिंह खुद उसको अपने पीछे छुपा रहा है, क्योंकि उसको अंदर बिठा रखा है। उसके बाद हमने बोला कि इसको खुद से भी बिठा रखा है। वहाँ तो हमारे पास बाहर कोई एक नर्स नहीं है जो उसका खून साफ कर दे, वो पूरा फ्लोर खून से रंगा हुआ है। और उसके बाद गए थे, आप ये कह रहे हैं, कहते कि ये नहीं। उसके बाद उन्होंने उसे नीचे बिठाया। अगले दिन हम सुबह पुलिस स्टेशन गए, कहते कि वो मॉर्चरी में उसकी बॉडी जा चुकी है। हमें सुबह जाकर पहले सारा कुछ कागज कार्रवाई करवानी है, उसके बाद हमें पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी मिलेगी। हमें ड्रिंक एंड ड्राइव की रिपोर्ट नहीं दी गई। वो कह रहे पोस्टमार्टम के बाद हम सैंपल भेजेंगे। लेकिन क्यों भेजेंगे सैंपल? रात को क्यों नहीं भेजा गया? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं करवाया गया? हम प्राइवेट में तो नहीं गए थे जहाँ पे आपने, ठीक है प्राइवेट में नहीं करवा सकते, इसको कहीं और ही भेजना पड़ेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाइए। आप 12:30 बजे सैंपल क्यों ले रहे हैं? क्यों? ताकि तब तक उसका नशा थोड़ा कम हो। एक एफआईआर जो दर्ज की गई है वो बताते हैं वो भी हल्की धाराएं जो लगाई गई हैं। हमने सुबह मांग की है एफआईआर के टाइम पे। रात को एफआईआर मेरे पास आई है 3-4 बजे लिख के, उसके अंदर 106 लगाई गई। हमने कहा जब 106 पार्ट 2 बनता है तो आपने 1 क्यों लगाई गई है? कह रहे नहीं 106 पार्ट 2 ही लगी है, वो तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। शाम को बेल कैसे हो गई उस इंसान की जब हम क्रिमिनेशन में बिजी हैं? 3 बजे क्रिमिनेशन का टाइम है, क्योंकि 1:30 बजे बॉडी मिली है। ऑब्वियसली हम लोग अपने रिचुअल्स करेंगे, सब कुछ करेंगे। 3 बजे हम शमशान घाट जाएंगे, सब कुछ करेंगे, वहाँ पे भी रिचुअल्स होते हैं। तो ऑब्वियसली आप कहते हैं आधे 1 घंटे में, 1.5 घंटे में नहीं कर सकते। वो चीज़ें टाइम लेती हैं, क्योंकि जिसका कोई गया है वो उसको हर एक चीज़ बेस्ट से करेगा ताकि उसका आत्मा शांत रहे। तो हम लोग उस टाइम पे, हमें 4:40 पे कॉल आता है कि हम लोग इसे कचहरी लेकर पहुंच गए हैं, 14 नंबर कोर्ट में है, आप अपना वकील भेजिए किसी को। हमने उस टाइम भी वकील से कॉल करवाया है, लेकिन एएसआई ने कॉल नहीं उठाया। क्यों? हम नहीं जा सकते थे उस टाइम, हमें पता था हमें जाने में टाइम लगेगा। वकील एएसआई कॉल नहीं उठा रहा है। हमारा वकील तो पहुंचना जाता ना, एएसआई कॉल नहीं उठा रहा है। उसके बाद ये बात हुई, हम जब तक पहुंचे तब तक 5:30 बजे बेल, उसकी 5 बजे के बाद बेल हुई है। कोर्ट जब 5 बजे तक खुलता है, 4:40 पे आपने हमें कॉल किया है कि उसकी बेल अभी आए हैं, वो लोग भी बेल कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप आ जाइए। 4:40 पे आपका कॉल करने का मतलब क्या है? तो आम इंसान की 2 बजे के बाद बेल नहीं होती, इनकी बेल 5 बजे कैसे होगी? और जब 4:40 पे फ़ोन आया तो यहाँ से और लगभग कितना दूर है, कितना टाइम आपको लग सकता है? कम से कम आधा घंटा लगता है जी यहाँ से कोर्ट जाते हुए। क्योंकि वो कोर्ट वाली लाइन पे ट्रैफिक बहुत होता है। उस टाइम पे गए थे, सबकी छुट्टी का टाइम होता है, सारे केस वगैरह खत्म हो रहे होते हैं, कोर्ट वाली लाइन पे ट्रैफिक होता है। और वैसे भी हम लोग यहाँ पे उस टाइम एक रात पहले से किसी ने कुछ नहीं खाया हुआ, सब लोग कहते हैं भूखे बैठे हैं, क्योंकि जब तक क्रिमिनेशन नहीं होगा कोई कुछ खा नहीं सकता है। सब लोग पानी पे जिंदा है। तो उस टाइम हम लोगों को उन लोगों को खाना खिलाना है। मरी है जी, खाने का कहाँ होश होगा किसी को जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होगा। हम लोगों को तो नहीं है, लेकिन अब जो लोग आए हुए हैं, अब ऑब्वियसली हम लोगों को उनको भी देखना है कि उन लोगों का, हाँ ना, हमारी फैमिली उन लोगों को देख रही है। हम तीनों का तो चलो हाल जो भी है, बाकी हमारी फैमिली का, लेकिन सिर्फ वो लोग भी हिम्मत कर उसको देख रहे हैं। हमारी फैमिली की सबसे लाडली लड़की थी वो, सब लोग, सबसे बड़ी लड़की थी हमारे पूरे खानदान में, और सब की लाडली थी। लाडली, सब उससे इतना प्यार करते थे। आप कभी उनके ऑफिस में जाके, गुड़गांव में उनका ऑफिस है, उसके ऑफिस में जाके उनके डायरेक्टर से, उनके मैनेजर से, उनके जो कलीग हैं उनसे कभी बात करके देखो, उनका इंटरव्यू लेके देखो, आपको पता चलेगा कि वो लड़की कैसी थी, उसके कैसे एम्बिशन थे। हर एक चीज़ को ना वो इतनी हंसी से करती थी, इतनी खुश मिजाज लड़की, हर एक के साथ हंस खेल के बोलना। आज वो सब रो रहे हैं, ऑफिस वाले भी। और इतनी हिम्मत वाली लड़की थी वो, कभी भी गलत चीज़ अपने ऊपर नहीं लेती थी। कभी भी गलत चीज़ उसने अपने ऊपर नहीं आने दिया है। अगर उसको कोई गलत बोल रहा है तो वो गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखती थी। उस दिन भी जो उसकी मीटिंग थी,
अगर मैं क्लियरली बताऊं तो उसने अपने ऑफिस में कोई एक लड़का उससे बदतमीजी कर रहा था, तो उसने एचआर में कंप्लेंट की थी, तो उसके रिगार्डिंग मीटिंग थी उसकी। सो उस टाइम भी वो ये चीज़ कर रही है। वो कभी भी गलत चीज़, सही को सही बोलती थी, गलत को गलत बोलती थी, उसका साफ था। चाहे वो हम लोगों को बोले, किसी को भी बोले, लेकिन सही को सही और गलत को गलत बोलना उसका बचपन से आदत थी उसकी। पुलिस वाले ने उसको मार दिया, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। सिविल हॉस्पिटल वालों ने, डॉक्टरों ने, नर्सों ने मिलके, अगर माड़ी मोटी उसकी कुछ जान बची हुई थी तो उनकी लापरवाही के कारण वो भी खत्म हो गई। ये दोनों जिम्मेवार हैं इस मेरी बेटी के कातिल, ये दोनों कातिल हैं। और मैं ये चाहता हूँ, प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि प्रशासन ऐसे लोगों को, जबकि एक आम इंसान अगर कोई क्राइम करता है या एक मोटरसाइकिल या स्कूटर पे ना 3 सवारियां चली जाती हैं कोई बगैर हेलमेट के चलाए, पुलिस वाले में तो ये पुलिस वाले 1 मिनट में रोक लेते हैं। और ये इनके खुद के पास इंश्योरेंस इनकी नहीं, 2024 से ख़त्म हुई पड़ी है। पोल्यूशन इनके पास नहीं, वो भी ख़त्म हो पड़ा है। और उसके बाद गाड़ी ये इतनी दारू पी के कि जिस इंसान से खड़ा भी नहीं होया जा रहा, अपने से बोला भी नहीं जा रहा, उस इंसान से वो दारू पी के गाड़ी चला रहा है। क्या मतलब कि आम इंसान की कोई ज़िंदगी नहीं है या आम इंसान की कोई हिफाजत नहीं है? अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो कौन करेगा हिफाजत आम इंसान की? ना डॉक्टर कर रहे हैं हिफाजत, ना ये पुलिस वाले कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात, ये पुलिस वाले अपने ही साथी की साइड लेके इन्होंने सब करवाया है। मेरी बेटी चली गई है, लेकिन मैं आज वादा करता हूँ कि मैं हर बेटी के लिए, चाहे मेरे को दिन रात लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा। और मैं एक एक इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से जितने मिनिस्टर हैं या जितने हमारे लॉ ऑर्डर हैं, मैं सबके साथ यही बात करना चाहूँगा कि इनके लिए कितना सख्त कानून बनना चाहिए जो आम आदमी से डबल हो। आम आदमी अगर गुनाह करता है उसके ऊपर कोई ऑफेंस लगता है ना, तो अगर ये गुनाह करते हैं तो इनके ऊपर डबल ऑफेंस लगना चाहिए, ताकि इनको नसीहत आए कि हम जो है ना पब्लिक के साथ खेल रहे हैं। आपको रक्षक बनाया गया है तो आपको रक्षा करनी है, आपको कहते हैं उसके वो नहीं करना। अगर हम लोग कहते हैं, मैं अगर दारू पी के गाड़ी चलाऊंगा ना, इनका मशीन होगी, ये 2 मिनट में पकड़ लेंगे, तो उस टाइम पे क्यों नहीं इनसे मशीन निकाली गई? मैंने इनसे कितनी बार पूछा, मैं कहा आप लोग चालान काटते हुए तो आपको 2 मिनट में पता लग जाता है उसने ये तो बहुत लिमिट से ऊपर दारू पी रखी है, क्यों आपके पास वो मशीन है, वो क्यों नहीं आई वहाँ पे? अगर चलो ठीक है आपने मेडिकल लेट हो रहा है, वो मशीन ऑन द स्पॉट क्यों नहीं आई? वो तो आप सब स्टेशन में होती है, आई बिलीव हर पुलिस स्टेशन में वो मशीन होती है, जो चीज़ होनी चाहिए। अगर आप चालान काट सकते हो उस मशीन के बेसिस पे, तो आपको ये उस टाइम पे तो ये पता लग जाएगा कि आप उसने दारू पी रखी थी कि नहीं पी रखी थी। आप उसके 4-5 घंटे आपने उसको अंदर बिठा रखा है, बंद कर रखा है, ना मीडिया को मिलने दे रहा है, ना हमें देखने दे रहा है। और आप अंदर उसको क्या करवा रहे हैं? उसका नशा उतरवा रहे हैं। फिर वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको। ये नहीं कि वो विक्टिम है, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कुर्सी पे बैठाया हुआ है, आराम से बड़े आशान से बैठा हुआ है। उसको वहाँ ज़मीन, जैसे आम जनता को ज़मीन पे बैठाते हो वैसे बैठाओ। उसकी उस समय आपकी मनोपरिस्थिति क्या थी? एक जगह आपकी बेटी जो है वो मतलब जीवन मौत से झेल रही है, और दूसरी तरफ जो आरोपी है उसको बीआईपी ट्रीटमेंट, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सर, दिमाग हमारे में हम दिमाग में तो गुस्सा तो इस आ रहा था, वक्त- लेकिन अभी उस टाइम पे हम लोग लड़की को देखेंगे। उस वक्त हम इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके थे जी कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उधर से हम फ्रस्ट्रेट हुए हैं अपनी बेटी के, इधर से ये हमें मेंटली टॉर्चर कर रहे थे बार बार कि आप जो है हमें बयान लिखाओ, आप हमें बयान लिखाओ। क्या करना चाहते हैं ये जनता के साथ? और दूसरा कहते हैं वो सामने पुलिस वालों के सामने बैठ के कह रहा है समझौता कर लो। यहाँ हमारी लड़की मर गई है जिसके ऊपर जानबूझ के गाड़ी चढ़ाई गई है, उसके बाद आप कह रहे हो समझौता कर लो। ये बात क्या कौन करो? कह रहा था समझौता कर लो? वही पुलिस वाला जो आरोपी है। हाँ, वो कह रहा है मेरा कुछ कर लो या समझौता कर लो। और इसके साथ समझौता साथ करने जब का क्या आपने मतलब है? समझौता की बात पे अस्वीकार करी तो वो धमकी देने लगा। नहीं, मैंने कहा ठीक है, कहते मेरी वो बहन की जान चली गई है, तुम्हें मर जाओ यहीं पे, मैं समझौता कर लेता हूँ, मैं केस बंद कर देता हूँ, नहीं तो कहते सजा होगी, कानून की तरफ से चलता हूँ, या तो फिर तुम भी जान दे दो, खत्म करते हैं ना बात, क्योंकि मेरी तो चली गई, अब मैं पैसे लेके क्या करूँ? हम तो लगाने को तैयार थे लाखों रुपया। तो ये थे निकिता के भाई हर्ष और उनके पिता, जो बता रहे हैं कि निकिता का जो हत्या हुई वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुई। एक बार एक्सीडेंट से उसका मर्डर किया गया और दूसरी बार सिस्टम ने उसको हरा दिया या उसकी कहें तो हत्या कर दी। इस मामले में जो पीड़ित परिवार है उनकी मांग है कि जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उस पर, और जो पुलिसकर्मी इसका साथ दे रहे हैं ऐसे काम में भी, इतने गंभीर मामले में भी, उन पे भी कार्रवाई की जाए। और जो डॉक्टर हैं उन्होंने नेग्लिजेंसी उन्होंने जो बरती इस इतने गंभीर केस को लेकर, उन पे भी कार्रवाई बनती है। अंबाला से अमर उजाला के लिए वैभव शर्मा की रिपोर्ट।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।